हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये स्पेशली जो आप यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल नहीं है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन स्पेशली जो है जो सिलेबस के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ, जो आपका स्टेट पीसीएस और जो आपका यूपीएससी में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं सभी वीडियो जो है सीरियल वाइज जो है इस पर डालता रहूँगा। और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं सभी जो सब्जेक्ट है उनकी वीडियोज़ जो है इस पर डालने वाला हूं। और ये मैं जो है आपको नोट्स, क्योंकि यूपीएससी के जो स्टूडेंट हो, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वे अक्सर ये सोचते हैं कि असल में इनके लिए हम नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं जो है आपको ये नोट्स ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो मैं आपको बातें बताता रहूँ आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। ये नोट्स ही आप रिवाइज कर लीजिएगा और इन नोट्स के माध्यम से मैं आपको गारंटी लेकर बता सकता हूँ कि 75% जो है आप अकेली हमारे इस चैनल से जो है पूरा कर लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास के निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के निर्माण में जो है आपको मैं बता दूं इतिहास क्या है। इतिहास देखिए एक बहुत समय पहले घटी एक घटना है जिसकी की जानकारी हमें किसी स्रोत के माध्यम से जो है प्राप्त होती है और हमने उसको जो है फिर रिटन किया है, लिखा हुआ है। इसको जो है हम इतिहास कहते हैं। तो देखिए मूल स्रोत जो आपके ऐतिहासिक स्रोत जो है मूल स्रोत है जिनसे जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है और इतिहास का निर्माण इन्हीं स्रोतों के आधार पर जो है किया जाता है। तो ऐसे क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनको कि हमें याद रखना है, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको जो है ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती है। आप नोट कीजिएगा ऐतिहासिक स्रोत, ये आप हेडिंग बनाइए ऐतिहासिक स्रोत और इस पर आप लिखना शुरू कर दीजिए। पहले नंबर पर लिखिए आप भौतिक अवशेष। तो जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से जो है प्राप्त होती है। तो आप लिखिए भौतिक अवशेष। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आप नोट कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर आप नोट कीजिए सिक्के। सिक्के भी जो है हमें इतिहास निर्माण में काफ़ी हमारी जो है सहायता करते हैं। तो जो हमारे जो आपके सिक्के भी हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हैं इतिहास की जानकारी के लिए। इसके बाद तीसरे जो आपके आ जाते हैं वो आपके आ जाते थे अभिलेख। तत्कालीन जो शासक थे उन्होंने कुछ अभिलेख लिखवाए थे और उन अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता कि उस समय की क्या स्थिति थी। तो ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो तीसरे नंबर पर आप नोट कीजिए अभिलेख। और जो आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा साहित्यिक स्रोत, क्योंकि साहित्यिक जो स्रोत हैं उनसे भी हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं इतिहास के बारे में। तो आप लिख लीजिए, ये 3 था। फोर्थ नंबर पर आप लिखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और 5वें नंबर पर आप हेडिंग डालिएगा विदेशी विवरण, क्योंकि उस समय कुछ विदेशी लोग यहाँ पर जो आए हुए थे उन्होंने भी अपने कुछ नोट डाउन किया हुआ है। तो विदेशों के विवरण से भी जो है हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है इतिहास के बारे में। तो आप इसको जो है इस तरीके से नोट कीजिए। इसके बाद सभी जो अवशेष हैं उन अवशेषों के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे भौतिक अवशेष है, भौतिक अवशेष में आपके आ जाते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। कुछ साक्षी मिले हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? देखिए किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक प्रकार की ये विधि होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो भौतिक अवशेष आप नोट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ऐतिहासिक स्रोत में आपने 5 जो है
ये मूल स्रोत हैं जिनसे जो हमें इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और उसके बाद आप लिखिएगा भौतिक अवशेष, और भौतिक अवशेष के बाद आप नोट करना शुरू कर दीजिए, कुछ साक्ष्य लिखिए और साक्ष्यों से आगे लिखिए जानकारियाँ। असल में इन साक्ष्यों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, दक्षिण भारत के पत्थर द्वारा निर्मित भव्य मंदिर, पूर्वी भारत में ईंट द्वारा निर्मित मठ टीले, जो आपके भौतिक अवशेष हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आप चाहे तो लिखिएगा। दक्षिण भारत के पत्थर से द्वारा निर्मित मंदिर जो है, दक्षिण भारत में कुछ जो है मंदिर बनाए गए जो पत्थर से, और कुछ जो है टीले जो निर्मित थे। मठ असल में जो आपके भौतिक अवशेषों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है मंदिर नहीं बनाए जाते थे, उसमें मठ बनाए जाते थे, तो मठों का निर्माण किया गया। दूसरे नंबर पर आप नोट कीजिए, मठ बनाए गए। और मठ भी कैसे बनाए गए? मठ बनाए गए टीले की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खुदाई। देखिए, आप भौतिक स्रोत में पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में पत्थर के द्वारा कुछ मंदिर बनाए गए हैं, उनकी खुदाई की गई और ये हमें प्राप्त हुए। इनसे जो है हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है कि किस उस ज़माने में जो है मंदिर निर्माण किए जाते थे भव्य, और मठों का निर्माण किया गया था। भौतिक अवशेष से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, अब आप वो नोट कीजिए। देखिए, जीवन शैली के लगभग सभी पहलुओं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, गृह निर्माण हो गए, योजना, कृषि, पालतू जानवर, उपकरणों के प्रकार, हथियार आदि, इन सभी की जानकारी जो हमें भौतिक अवशेषों से प्राप्त हो जाती है। तो आप चाहे नोट कीजिएगा, भौतिक स्रोत से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा जानकारी, और जानकारी के बाद आप शुरू कीजिए। जीवन शैली की लगभग सभी पहलुओं से निर्मित, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए आपके, मिट्टी के बर्तन, इनकी जानकारी हमें मिल जाती है। गृह निर्माण उस समय का किस प्रकार का था, तो गृह निर्माण की जानकारी हमें मिल जाती है। योजना किस प्रकार की थी, आप इन्हें नोट कीजिए। गृह निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है आपके भौतिक अवशेष से। योजनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कृषि उस समय कैसी थी, कृषि के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। पालतू जानवर, उपकरणों के प्रकार, उस समय उपकरण किस प्रकार के थे। तो उपकरण के प्रकार भी मिल जाते हैं। उस जमाने में उपकरण किस प्रकार के थे। इसके अलावा आप हथियार, उस समय के लोग हथियार किस प्रकार के जो हैं यूज में लेते थे, तो ये सभी आप नोट कीजिए। इसके अलावा आप नोट कीजिएगा सावधान की प्रथाओं की जानकारी भी हमें जो है भौतिक अवशेषों से मिल जाती है। तो भौतिक अवशेष में आप आगे नोट कीजिए सावधान, सावधान की जानकारी मिल जाती है कि उस समय के लोग जो हैं सावधान क्या करते थे, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर खुदाई है उससे विभिन्न भौतिक संस्कृतियों की कालानुक्रम विकास का भी पता चलता है कि किस प्रकार से जो है इनका किस कालक्रम में जो है इनका विकास हुआ था। इसकी जानकारी जो है हमें ऊर्ध्वाधर खुदाई से मिल जाती है। और जो क्षैतिज खुदाई होती है, किसी विशेष संस्कृति के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी ये उपलब्ध करा देता है। तो ये आपको नोट कीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ऊर्ध्वाधर खुदाई और क्षैतिज खुदाई को आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप नोट कीजिए कि उस समय हमें जो भौतिक अवशेष है उनसे हमें जो है सावधान की प्रथाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बर्तनों का उपयोग वे किस प्रकार के करते थे, गृह निर्माण उनका कैसा था, योजना कैसी थी, कृषि
उस समय की कैसी थी, पालतू जानवर किस प्रकार के थे, क्या क्या उस समय के लोग जो है जानवरों को पालतू बनाते थे, यानी किन जानवरों को उन्होंने उस समय पालतू बनाया था, इन सभी की जानकारी जो है इससे हमें मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाता है सिक्के। तो सिक्के के बारे में देखिए, आगे नोट कीजिएगा। सिक्के से जो है सबसे पहले तो आप देख लिए सिक्के मुद्रा शास्त्र जो आपका होता है, मुद्रा शास्त्र में जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे आप सिक्के लिखेंगे, आपसे ये परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप आगे लिखिए मुद्रा शास्त्र, और मुद्रा शास्त्र में जो है आप आगे लिख दीजिए कि इसमें जो है सिक्कों के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद खुदाई से एकत्रित किए गए सिक्के देश के बाहर विभिन्न संग्रहालयों में जो है सुरक्षित आज भी रखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिक्कों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं, अब आप नोट कीजिए कि सिक्कों से जो है हमें क्या क्या जानकारियाँ जो है प्राप्त होती हैं। एक सिक्कों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए प्रारंभिक सिक्कों में अधिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। राजा या जारी करने वाले गिल्ड या जो व्यापारी होते थे, देवताओं या उस समय की तिथियों का उल्लेख जो है सिक्कों पर किया जाता था। ये सिक्के जो आपके कालानुक्रम हैं उनके साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक इतिहास है उसके निर्माण में सहायक है। तो आप नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रारंभिक सिक्कों में अधिक प्रतीकों का उपयोग नहीं किया गया है। राजा या जारीकर्ता, देवताओं, तिथियों का उल्लेख जो है इन सिक्कों पर किया जाता था। इनके अलावा ये सिक्के जो है कालानुक्रम के साथ साथ धार्मिक, ये सिक्के जो है कालानुक्रम के साथ साथ धार्मिक और जो आर्थिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास के निर्माण में जो है सहायता प्रदान करते हैं। ये नोट आपने कर लीजिए। इसके बाद आप नोट कीजिएगा दूसरे नंबर पर स्थानीय और सीमा पार लेन देन। दूसरी इनकी क्या खासियत थी, इनसे जो हमें प्राप्त होती है स्थानीय और जो है सीमा पार। सीमा पार लेन देन में जो है सहायता होती थी। देखिए इन सिक्कों का प्रयोग जो है हमें विभिन्न शासकों, राजवंशों और उनके जो शासन की जो सीमा होती थी उनके बारे में जानकारियाँ इनसे हमें प्राप्त हो जाती हैं। उस समय के जो सिक्के थे उन सिक्कों से हमें ये सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि उस समय के शासक कैसे थे, कौन सा राजवंश उस समय जो सिक्के जारी किए गए, किस राजवंश के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, उनके शासनकाल कैसा था, शासन की सीमा उनकी कहाँ से कहाँ तक होती थी। इस प्रकार की जानकारी जो हमें सिक्कों से प्राप्त हो जाती है। और सिक्कों में प्रयुक्त धातु और सिक्कों की संख्या एक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और वित्त की स्थिति की ओर भी जो है इंगित करते हैं। यानी हमें जो सिक्के हैं इनसे ये भी प्राप्त जो है जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि उस समय उस राज्य में सिक्के किस प्रकार की थी, कौन सी धातु उपयोग में ली जाती थी, उस समय का व्यापार कैसा था, उस समय की वित्त स्थिति किस प्रकार की थी। इन सभी की जानकारी जो है हमें इससे प्राप्त हो जाती है। तो आप ये नोट कीजिएगा। और इसके अलावा उत्तर गुप्तकालीन कुछ सिक्के उस अवधि में जो है व्यापार और वाणिज्य में गिरावट की ओर भी इंगित करते हैं। तो सिक्कों से हमें ये भी प्राप्त हो जाता है, ये जानकारी भी हमें जो है प्राप्त हो जाती है कि उस समय की जो वित्त स्थिति थी, उस समय किस प्रकार की गरीबी थी, किस प्रकार की अमीरी थी, वहाँ पर किस प्रकार का स्थिति रही होगी। इन सभी की जो है जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी था वो आपका था अभिलेख। तो अभिलेख में आप सबसे पहले नोट कीजिए मुद्रा लेख शास्त्र।
पुरालेख शास्त्र, जो अभिलेख को अध्ययन किया जाता है वो पुरालेख शास्त्र में जो है किया जाता है। तो ये आप नोट कीजिए ताकि आपको ये याद रहे और इनसे हमें क्या क्या जानकारी जो है प्राप्त हो जाती है। इनके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, पुरालेख शास्त्र या अभिलेख असल में क्या थे। तो देखिए चित्र में हड़प्पा अभिलेखों का अभी तक जो है क्षय नहीं हुआ है, पतन पूर्ण रूप से जो है नहीं हुआ है। जो अभिलेख थे ये मंदिरों पर, कुछ दीवारों पर या कुछ मोहरें थी, कुछ आपके स्तंभ बना दिए गए थे, जैसे सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ बना दिए गए थे। इन पर अंकित किए गए, उन पर लिखे गई जो बातें हैं वे अभिलेख के अंदर जो है हम काउंट करते हैं। और जो आपकी हड़प्पा थी, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख हैं उनका अभी तक जो है पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुआ है, यानी पतन नहीं हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो है मंदिर की दीवार पर अभिलेख हैं। अभिलेखों से जन सामान्य, अधिकारी, सामाजिक, धार्मिक और जो प्रशासन थे उनकी मोहर, जो आपके प्रस्तर स्तंभ है यानी पत्थरों के जो स्तंभ बनाए गए हैं, चट्टानें, तांबों के पन्ने, मंदिरों की दीवार या ईंटों पर भी जो है कुछ चित्र बनाए गए हैं, उन्हीं को जो है हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो है अभिलेख 300 ईसा पूर्व में जो है 300 सबसे जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 300 ईसा पूर्व का हुआ है। इसमें भाषा लिखी जाती थी, लेकिन इसके बाद जो है संस्कृत और उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का लिखा जाना प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहले प्राकृत भाषा जो है, जो सबसे प्राचीन आप कह सकते हैं अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, आप इसको नोट कीजिए। 300 ईसा पूर्व का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में जो किस भाषा का उपयोग किया गया था, तो इसमें जो है प्राकृत भाषा का जो है उपयोग किया गया था। तो आप नोट कीजिए 300 जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो 300 ईसा पूर्व का हमें जो प्राप्त हुआ है और इसमें जो है प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। या आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस समय जो है प्राप्त हुआ या किस भाषा में जो है इस पर लिखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राकृत भाषा के बाद ही संस्कृत, और संस्कृत के बाद जो है क्षेत्रीय जो अलग अलग भाषाएं थी उनका जो है विकास हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है जो आपके अभिलेख हैं इनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल जाती हैं। देखिए अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, ख्रोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपियों में इनका प्रयोग किया गया था। तो आप ये भी अक्सर परीक्षा में जो है पूछा गया है। अभिलेख में आप ये और नोट कीजिएगा, अशोक के जो अभिलेख थे, जो सम्राट अशोक थे, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में जो है लिखे गए हैं। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, इनके जो है ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं, ख्रोष्टी में भी मिले हैं, और इसके अलावा जो ग्रीक थी और ग्रीक के अलावा अरमाइक एक और जो थी भाषा थी, लिपि थी, अरमाइक लिपि, इनमें जो है सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। इसके अलावा जो है दान, भूमि, अनुदान, राजा तथा जो विजेता थे उस समय के उनकी उपलब्धियों का भी जो है अभिलेखों में वर्णन किया जाता था। और भारत में सबसे प्राचीन पांडुलिपि बर्च की छाल पर ताड़ के पत्तों पर जो है लिखी गई थी। यानी सबसे पहले जो लिखना प्रारंभ किया गया था, लिखा गया था, वो हमें सबसे पहले जो है आपके जो छाल के पत्ते हुआ करते थे, ताड़ के पत्ते हुआ करते थे, और जो बर्च की छाल थी उन पर लिखने की ये लिखी हुई प्राप्त हुई। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन पांडुलिपि जो है
सबसे प्राचीन पांडुलिपि जो आपकी बर्च थी, बर्च की छाल पर, बर्च की छाल पर लिखी गई, और इस एक ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के जो है पत्तों पर लिखी गई। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजा और उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजा की अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्रशासन तथा समाज की विस्तृत जानकारी जो है इसमें प्राप्त हो जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप नोट कर लीजिए। कौटिल्य लिखेगा, उसका अर्थशास्त्र लिखेगा आगे, और उससे लिख लीजिए क्या कि जो है किस किस की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। जैसे हमें इससे कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीति की, राजनीति के अलावा आपका प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, कौटिल्य ने प्रशासन के बारे में लिखा और समाज के बारे में लिखा। इन सभी के बारे में जो है विस्तृत जानकारी जो है हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा देखिए, जो भाषा है या लिपि है, इन लेखन की शैली के उपयोग के संदर्भ में जानकारी अभी जो है हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था ये साहित्यिक स्रोत में लिखे जाएंगे। सॉरी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये जितनी भी बातें जो मैंने आपको बताई ये सब साहित्यिक स्रोत के अंदर जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। ये जो अभिलेख थे ये सभी बातें तो इसी की थी, और ये वाला जो बर्च की छाल है ये जो था आपका साहित्यिक स्रोतों से जो है ये जानकारी मिल जाती है। तो आप इसे लिखिए साहित्यिक स्रोत। तो ये जो है आप सभी साहित्यिक स्रोतों में नोट कीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ विदेशी विवरण आपके आ जाते हैं, तो विदेशी विवरण में जो है जैसे यूनानी, रोमन और चीनी जो अधिकारी थे, इतिहास की जानकारी इनसे भी हमें प्राप्त मिलती है। उस समय ये आए तीर्थयात्री, क्षेत्रीय नाविक, खोज करता थे, वे इस समय आए और इनसे भी जो है हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी जो है प्राप्त हो जाती है। तो विदेशी विवरण में आप नोट कीजिएगा। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी, जो सिकंदर था विदेशी विवरण में उसके आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी विवरण में आप नोट कीजिए मेगास्थनीज की जो इंडिका है मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जो है हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार असंतुलन का वर्णन जो है नेचुरल हिस्टोरी का एक किताब लिखी गई प्लिनी के द्वारा, तो उससे जो है हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आप नोट कीजिएगा नेचुरल हिस्टोरी का। नेचुरल हिस्टोरी का, इससे हमें ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई, इसके लेखक का नाम भी आप लिख लीजिए प्लिनी। ये प्लिनी के द्वारा जो है लिखी गई है
और इससे हमें क्या जानकारी जो है प्राप्त मिल जाती है? इससे हमें जानकारी मिलती है भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार जो था वो असंतुलित था, इसका संतुलन सही नहीं चल रहा था। इसके अलावा इससे जो हमें और अन्य जानकारियाँ मिल जाती हैं, इससे एक जानकारी हमें और मिलती है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यात्रियों का उस समय के राजाओं ने स्वागत किया था, यानी विदेशी विवरण में हमें ये भी जानकारी मिलती है जो बाहर से दूसरे देश से जो यात्री आया करते थे, जो भारतीय राजा थे, उस समय के राजा उनका भली भांति जो है आदर किया करते थे, उनका स्वागत करते थे। उन्होंने जो है लगभग हर पहलू के बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, कहाँ पर उन्हें रखा गया, क्या उन्हें खाने में दिया गया, उन सभी की जानकारी जो है विदेशी विवरण से हमें प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा जैसे वास्तुकला, सामाजिक विभाजन, धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाएं किस प्रकार की थी, इनसे भी जो है ये भी आप नोट कर लीजिए। विदेशी विवरण में जो है हमें वास्तुकला के बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है क्योंकि उन्होंने वास्तुकला देखी थी। इसके अलावा सामाजिक विभाजन के बारे में, उस समय के सामाजिक विभाजन के बारे में जो है इनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रथाएं और धार्मिक और जो आपकी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उन सभी की जो जानकारी है हमें विदेशी विवरणों से प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी जानकारी जो है हमें प्राचीन इतिहास के निर्माण में जो स्रोत उपयोग में किए गए, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये परीक्षा में अक्सर करके इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जो हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।